चलो बेटे, चलिए आइए हल करते हैं ना बच्चों। पहले समीकरण बनाते हैं, हल करिए। ए बेटा हल करिए। अभी हमें क्या कहा है सवाल में, क्या कहा है देखिएगा। सवाल में क्या कहा है सभी बच्चों, देखिए शट द डोर। सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में क्या किया, भाग लिया। कोई पहली प्रतियोगिता है बुझनी वाली, है ना, उसमें क्या किया गया है, भाग लिया गया। ठीक है, यहां तक बात समझ। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक। तो पहला तो बात हमें, एक तो समीकरण यहीं तक खत्म हो गया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में क्या किया, भाग। 10 विद्यार्थियों में लड़का भी है और लड़की। तो आइए कहते हैं हमने माना लड़कियों की संख्या कितनी है बाबू, लड़कियों की संख्या x, अतः लड़कों की संख्या क्या होगी, y। हमने मान लिया है ना कि लड़कियों की संख्या हमें पता नहीं थी, तो हमने क्या मान लिया x, और लड़कों की संख्या नहीं पता थी तो हमने क्या मान लिया y। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिला के कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, तो हमने कहा कि इन दोनों का मतलब कौन, x प्लस, x मतलब लड़का लड़की, और y मतलब बराबर कितना। यह तो हमारे पास समीकरण नंबर बड़ा आसानी से बन गया। दोनों मिला के कुल कितनी संख्या थी, 10। दूसरा बात क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या मतलब x, लड़कियों की संख्या मतलब x, ठीक ना। लड़कों की संख्या मतलब y से कितना अधिक है, y से 4 अधिक। तो कौन अधिक है, लड़का की लड़की। तो किस पर जोड़ेंगे बता दीजिए, लड़कियों पर जोड़ेंगे कि लड़कों पर। तो y प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस, ये सही है बाबू। लड़कियों की संख्या पहले ही अधिक है लड़कों से, तो जोड़ेंगे किस पर, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बराबर। ठीक है, आइए तो, अरे भाई कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, लड़कियों की क्यों क्या है, लड़कों से अधिक, तो भाई लड़कियों की पहले से ही अधिक है और दोनों को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं, तो लड़कों पर क्या कर देंगे, जितना अधिक है उतना क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर एक्स प्लस 4 बराबर क्या रख देते हैं, एक्स प्लस 4 बराबर वाई। अच्छा अच्छा, माने उल्टा है ना। अच्छा चलिए ठीक है, लड़कियों को वाई मानते तब ना। आइए चलिए दूसरे नंबर पर x बराबर क्या रखेंगे, y प्लस 4। यह समीकरण हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास दो समीकरण बन गया। आप चाहें तो इसको पक्षांतर कर सकते हैं। अगर इसको समीकरण 2 को सही करें तो y को इधर लेकर आइए, x माइनस वाई बराबर कितना, यह समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गया। तो अब दो गो समीकरण हमारे पास आ गए। समीकरण नंबर 1 कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर, यहां तक बात समझ में आ गई। आइए अब हमारे पास इस दोनों समीकरण से इसमें भी x के दो वैल्यू आएगी, x और y के दो दो वैल्यू, और इसके भी x y के दो दो वैल्यू। कैसे लगाना है आपको कल बता दिया गया था, आइए करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण किससे मेरे बच्चों, 1 से। अगर समीकरण 1 से हमने मेरे बच्चों क्या रखा, x बराबर, x बराबर, x बराबर, यदि x बराबर 0 रखा तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y बराबर क्या आ गया, 10। तो हमने क्या रखा, x बराबर 0 तो y बराबर 10। इसके लिए हमारे पास मेरे बच्चों अक्षांश पे दिए गए पद क्या आ गए, 0 और 10। याद रखिए क्या इसको। दूसरी बार अगर हमने y बराबर क्या रखा, पुनः y बराबर हमने क्या रखा, जब y बराबर 0 रखा तो x प्लस
x प्लस 0 बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना। अब इसके लिए हमारे पास क्या आ गया बताइए, 10 और ये एक और पद आ गया हमारे इस पहले समीकरण के। ठीक है, दूसरे समीकरण की बात करें। ठीक है, समीकरण किससे, 2 से। x बराबर क्या रखें बाबू, x बराबर क्या रखें 0। यदि x बराबर 0 रखते तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का, y बराबर माइनस का, इसका पद यहाँ पे लिख दीजिए 0 और माइनस का। ठीक है, पुनः हम क्या करते हैं बाबू, पुनः y बराबर क्या रखने पर, y बराबर क्या रखें 0। यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया, इसके लिए हमारे पास क्या बन गया बताइए, 4 और। अब हमारे पास दोनों समीकरणों के लिए अक्षांश पर दिए गए पद कुछ इस तरह से आ गए, है ना। अब इसको हमें किस पर रखना है, ग्राफ पे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ पे रखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज में बस हम यही दोनों चीजें रख लेंगे और ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हमने कहा था कि हमने जो पद पिछले सवाल लगाए थे उसमें पहले समीकरण के लिए x अक्ष पे कुछ इस तरह के वैल्यू थे, प्राप्त हुए थे पहले समीकरण के लिए, और दूसरे समीकरण के लिए कुछ ये। इन दोनों समीकरणों को चतुर्थांश पे हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। हम पहले समीकरण को ध्यान से देखते हैं तो कह रहा है कि x बराबर कितना दिया है 0 और y बराबर कितना दिया है 10। मतलब हम x अक्ष जो है इस पर कितना चलेंगे 0। 0 चलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह मिडिल पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है 0। और दूसरा y बराबर कितना दिया है 10, तो y अक्ष पे प्लस पे क्या चलेंगे 10। तो हमने यहाँ आया, कहाँ आया, यहाँ। यहाँ हमने एक बिंदु रखा और वो बिंदु हमें कहलाया 0 और 10। दूसरे नंबर पर इसी में हमारे पास x बराबर कितना था 10 और y बराबर कितना था 0। y बराबर 0 और x बराबर कहाँ गए हम यहाँ पे 10। यह भी हमारे पास इसी समीकरण के लिए एक वैल्यू आ गई, और एक ही समीकरण के लिए दो वैल्यू और दो बिंदु हमें मिले। उस बिंदु को हमने एक दूसरे से क्या कर दिया, मिला दिया, कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इस समीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, दूसरे समीकरण, दूसरे हमारे पास समीकरण के लिए x बराबर 0 और y बराबर माइनस का 4। x बराबर क्या रखना है हमें 0, y बराबर माइनस का 4। तो हमारे पास x बराबर 0 को कहीं जाने की जरूरत नहीं, y बराबर माइनस 4 हमें नीचे चले आएगा y अक्ष पे। तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया 0 और माइनस का 4, 0 और माइनस का। दूसरा हमारे पास 4 और क्या रखना है 0, y पे 0 और x पे कितना 4, कुछ यहाँ पे। अब हमारे पास इसके लिए भी दो बिंदु हमें मिल गए ना। इन दोनों रेखाओं को जब हमने मिलाया तो यहाँ पे कुछ हमें क्या देखने को मिला, दोनों रेखाओं पर कटान बिंदु, परिच्छेदित रेखाएं मिल गई। और जहां पे वो परिच्छेद बिंदु बना है वहां पे कहीं ना कहीं इस चतुर्थांश के अलावा कोई ना कोई एक बिंदु प्राप्त होगा, जो y अक्ष पे कितना गया है 3 और x पे कितना गया है 7। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। x मतलब किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की, और x बराबर किसका, y बराबर किसका माना था, लड़कों की संख्या। कोई दिक्कत है यहां तक, आ गया, इसी वैल्यू से प्राप्त हो गया। अभी इस पर आपको सीधा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे ना तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, एकदम 1% इधर का उधर नहीं होगा। समझ में आई बात है, करेक्ट वैल्यू आएगी। आप इसको किसी अन्य विधि से भी लगाएंगे, जैसे कौन कौन सी विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन, तो भी हमारे पास x और y की यही मान आएंगे। ठीक ना, तो नोट कर लीजिए इसको, ग्राफ को। आइए बच्चों इधर देखिए, मेरे बच्चों, ए पहले बात जिला कुल, फिर उसके बाद हमसे बताइए। प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 1 का दूसरा क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है 5 को पेंसिल किसी ने खरीदी और 7 को कलम एक ही साथ, दोनों को जब मिलाया तो दोनों कितना दाम हो गया 50। एक बात हो गई,
दूसरी बात क्या कर रहा है, जब उसी को उल्टा कर दिया या मतलब पेंसिल को बढ़ा दिया और कलम को कम कर दिया तो दाम क्या हो गया, 46 रुपये। तो एक तो यहाँ से समीकरण हमारे पास बनेगा और एक तो यहाँ से। आइए हम हल करते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हल में लिखते हैं, हल क्या कर रहा है, 5 पेंसिल ना, लिखेंगे माना, क्या कर लिया हमने, माना पेंसिल का कितना मान ले बाबू, तथा कलम का मूल्य क्या मान लेता, क्या मान ले, वाई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली बात क्या कर रहा है, पहली बात कह रहा है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और क्या चीज, तथा मतलब प्लस 7 कलम, 7 कलम का मूल्य कितने के बराबर है, 50। कितने के बराबर है, 50। एक बात बताइए, 5 को तो हम 5 रखते हैं, पेंसिल बराबर क्या माने थे, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, प्लस। 7 की जगह 7 रखते हैं, कलम बराबर क्या माने थे, कलम की जगह क्या रख देते हैं, बराबर कितना हो गया, यह समीकरण नंबर। दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी बात क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल तथा लिखा है इसमें भी तो प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ के ही तो पैसा पूछ रहा है। 5 कलम बराबर कितना रुपया है बाबू, 46। अच्छा एक बात बताइए, 7 पेंसिल है, पेंसिल की जगह हम क्या रख रहे थे, x, और कलम की जगह क्या रख रहे थे, बराबर कितना रुपया, यह समीकरण नंबर क्या हो गया, आ गया, कुछ समीकरण बन के तैयार हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम लेंगे और इन दोनों समीकरणों के आधार पर सवाल को क्या करेंगे, हल। इतना नोट करिए, हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर सवाल नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट पेज लेंगे और उस पेज पे समझाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों ना, हमने अभी समीकरण हल किए थे, अब समीकरण को हमने डायरेक्टली लिख लिए। अब समीकरण के आधार पर x और y के वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, x और y के क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। आइए अब सर समझिए ना, ए बेटा, अक्सर हम लोग ना अभी तक रख रहे थे ना x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो x की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी, और 7 इसमें गुणा कर रहे थे, इधर जाके क्या देगा, तो बताइए 50 7 से कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम कोशिश करें ना कि x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि इसको उधर ले आकर घटा दे या जोड़ दे और 7 से जो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो एक बात बताइए, या तो हम 50 में 20 जोड़े 70 हो जाए, तभी भी 7 से कट जाएगा, 7 दाम में 70, वरना अगर हम कुछ ऐसा वैल्यू x की रखें कि इधर जाके घटाएं और 35 हो जाए और 7 से कट जाए, 7 5 35, ठीक ना। आइए तो हम एक काम करते हैं ना, पहले बार x बराबर हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 3, क्या रखें बाबू, x बराबर, इधर देखिए x बराबर क्या रखें, 3। तो एक बात बताइए, जब x बराबर हमें 3 रखना है तो 5 और गुणे x जगह पर 3 प्लस 7y बराबर कितना, 50। अच्छा पानते हैं, प्लस 7y बराबर कितना, अच्छा 15 उधर जाएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस, तो y बराबर 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटा के कट गया, कितना बार में, 5 बार में, कितना बार में। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास अंश क्या बन गया, 3 और, याद रखिएगा इसको, पहला हमने एक काम कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे बच्चों दूसरी बार, एक बार तो हमने काम कर लिया, दूसरी बार समीकरण 1 में ना, समीकरण समीकरण 1 से यहां पे लिख देते हैं ना, अब पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण किससे,
किया जाए पुनः समीकरण 1 से। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम y की वैल्यू 5 रख दें तभी भी तो कट जाएगा, तो y बराबर क्या रखें 5। y बराबर क्या रखें बाबू, y बराबर समीकरण में क्या रखें 5। समीकरण क्या है हमारे पास देखिए 5x प्लस 7 और y की जगह कितना, अब बराबर कितना 50। करिए 5x बराबर 5x प्लस 35 बराबर कितना 50। 35 उधर जाएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 35। बताइए 5x बराबर क्या हो गया 15। x बराबर 15 बटा के 5 कट गया ना, x बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब हमको यह मिला कि x बराबर यहाँ पे क्या मिला 3। अब इसके लिए क्या बना 3 और यहाँ पर भी 3 और 5 और यहाँ पर भी 3 और दोनों में आ गया क्या, दोनों में 3 और 5 3 और। यह तो था समीकरण 1 की बात। अब आइए समीकरण 2 में। समीकरण किससे बाबू 2 से। इसको लिखने की हमें क्या जरूरत थी, क्या नहीं थी, जब हमने ऊपर समीकरण 1 लिखा तो जरूरत नहीं थी। अब एक बात बताइए 46 है, क्या 46 5 से कटेगा, 46 5 से कटेगा नहीं कटेगा, कुछ ऐसी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी कटे। क्या रखा जाए बताइए, चलिए ठीक है। x बराबर क्या रखें 3, x बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखे तो 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर कितना 46। 7 तरीके 21 प्लस 5y बराबर कितना, उसको उधर ले जाइए 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5y बराबर कितना आ गया 25। तो y बराबर 25 बटा के कट गया कि नहीं कट गया, y बराबर कितना आ गया y बराबर 5। इसका मतलब y का मान भी यहाँ पे कितना आ गया। अब हमारे पास इसके लिए चतुर्थांश हो गए 3 और यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण किससे, पुनः समीकरण 2 से। आइए करें। अब एक काम करिए 7 से कब कटेगा, इसमें 5 रखेंगे तो अच्छा 49 हो जाएगा ना, 5 रखेंगे तो 25 और ये ठीक ना, 7 तरीके 21 ठीक है। y बराबर क्या रखने पर y बराबर क्या रखने पर 5। चलिए 7x प्लस 5 गुणे y का मान भी कितना 5 बराबर 46, 5 बराबर 46। आइए 7x बराबर 7x प्लस 7x प्लस अब बराबर क्या चीज उधर लेकर जाइए 7x बराबर 46 माइनस कितना आएगा 7x बराबर, अच्छा बताइए तो x बराबर 21 बटा के कट गया क्या, कितना बार में 3 बार। इसके लिए हमारे पास चतुर्थांश क्या आ गया y बराबर x बराबर 3, तो यहाँ पर भी आ गया 3 और ठीक है। अच्छा इसको देखकर हमें लगता है कि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, नहीं, रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी ऊपर ही होंगी। आइए यह हमारे पास x अक्ष है और यह x डैश, यह y है और यह y डैश। हम इसलिए इस लाइन को छोटी कर दिए ना ताकि हमारे पास निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पॉजिटिव तक कहां तक जाना है 5 तक ही जाना है, 1 2 3 4 और 5, इधर ऊपर भी 1 2 3 4 और 5 ठीक है बच्चों। आइए 1 2 3 4 और इधर भी 1 2
3 4 चलिए समीकरण 1 से पहली बार क्या आया 3 और पहले पर 3 x पे कितना और y पे कितना 5 कुछ यहाँ पे वैल्यू बन रहा है y पे कितना 5 यहाँ पे ना मिटा देते हैं इसको ये हमारे पास वैल्यू है 3 और दूसरी बार इसी में 3 5 हो रहा है सेम सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं दूसरा यहाँ पर भी 3 5 और यहाँ पर भी 3 5 इसका मतलब सेम वही है तीनों के लिए एक ही लाइन खींची नहीं पड़ेगी क्या अच्छा इसके लिए x पे कितना है और y पे कितना है यहाँ पर x पे 3 y पे कितना है सबका बराबर है हमारे पास मतलब इसका मतलब यही बिंदु हमारे पास आ रहा है सभी के लिए एक ही चतुर्थांश में यही हमारे पास वैल्यू मिल रही है जो किसको टच कर रही है 3 और 5 को इसका मतलब मेरे बच्चों कह रहा है कि x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया x बराबर 3 और y बराबर इसका मतलब कह रहा है कि कलम का दाम कितना है 3 रुपया और पेंसिल का दाम कितना है 5 रुपया मतलब जो भी माने होंगे वहां पे अगर y बराबर पेंसिल माने होंगे तो पेंसिल का दाम कितना है 5 रुपया और y बराबर अगर जो भी माने होंगे यहाँ पे देख लीजिएगा क्या माने थे बाबू पेंसिल को क्या माने थे x पेंसिल का दाम कितना रुपया हो गया बाबू 3 और कलम का दाम कितना हो गया 5 क्या यहाँ से हमें वैल्यू निकल गई तो यहाँ पर कोई भी लकीर खींची जानी नहीं थी क्योंकि सभी के लिए एक ही बिंदु आ रहा था 3 और 5 समझ में आई बात है नोट कर लीजिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पिछली कक्षाओं में प्रश्नावली हम पुरानी किताबों में ना प्रश्नावली 3.1 दिया है उसको नई किताबों से हटा दिया गया तो हम नई किताबों के अनुसार हम लोग चल रहे हैं जिनके पास पुरानी किताब है उनके पास 3.2 वाला यह चैप्टर होगा और जिनके पास नई किताब होगा 3.1 होगा ठीक ना कल हमने 3.1 के प्रश्न संख्या 1 के 2 क्वेश्चन देख लिए थे अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे ना इसको हम पुरानी किताब के अनुसार लिख देते हैं 3.2 पुरानी किताब के अनुसार कौन है 3.2 लेकिन नई किताब के अनुसार कौन है 3.1 नई किताब के अनुसार क्या है 3.1 ठीक ना यह नया पुराना संस्करण है या नया वाला है ठीक ना आइए हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कौन सा क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर आप समझिएगा ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समीकरण दे देगा क्या दे देगा समीकरण दे देगा और समीकरण के आधार पे हमें यह चुनना है कि रेखाएं कैसी होंगी चूंकि किसी भी चतुर्थांश पर खींची गई दो रेखाएं 3 तरह से बांटी जाती है कितने तरह से 3 पहला तो वह रेखा जो एक दूसरे को क्या कर रही है कट कर रही है हम उन्हें प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं क्या कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं दूसरी रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाए कैसे आ जाए एक दूसरे के ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं समांतर रेखा क्या कहते हैं समांतर और तीसरी एक और रेखा जो एक दूसरे के ऊपर तो ना आए लेकिन ऐसे करके आए समांतर तो इसको रेखा को क्या कहते हैं समांतर रेखा मेरी तरफ देखिए क्या कहते हैं समांतर रेखा ठीक है क्या कहते हैं समांतर तो रेखाओं के आधार पर हमें कुछ समीकरण और कुछ पद दिए गए उसके आधार पर हम लोग समझते हैं ना लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप किस रूप का होता है समझिएगा ax प्लस by प्लस सी हम प्लस लिख रहे हैं आप माइनस भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू ठीक ना ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी रूप के होते हैं ठीक ना समीकरण नंबर यदि 1 होगा तो हम इसको a1 b1 और c1 कहेंगे और समीकरण 2 होगा तो कहेंगे a2 b2 और
C2। इक्वेशन 1 होगा तो कहेंगे A1 B1 और C1, और इक्वेशन 2 होगा तो कहेंगे A2 B2 और C2। हमारे पास A और B अचर पदों के क्या है? गुणांक। चर पदों के क्या है? लिख देंगे, जहां इधर लिख देते हैं A क्या है? प्रथम चर का गुणांक, चर का गुणांक। इसी तरह से B क्या है? द्वितीय चर का गुणांक। और C क्या है? C स्वयं एक अचर पद है। क्या है? अचर पद। यह तीन बातें हो गई। A B वो किसके बारे में? C के बारे में। क्या हमें लगता है कि सर जी रैखिक समीकरण कुछ इसी तरह के देखने को मिलेंगे? हम यहाँ पे C को पक्षांतर करके उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? AX प्लस BY बराबर C। तो हमें जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे इसी रूप में देखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास इन रूपों के लिए प्रश्न संख्या 6 दूसरे के लिए प्रश्नावली 3.1, नई किताब में 3.1, पुरानी किताब में 3.2। पुरानी किताब में कौन सा? 3.2। अब आइए समझते हैं। हमारे पास इस रैखिक समीकरण के आधार पर जो चतुर्थांश पे दोनों समीकरणों के लिए खींची गई रेखाएं थी ना, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे कुछ इस तरह से रेखाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक वह रेखा, वो दो रेखाएं जो एक दूसरे के कहां है बाबू? एकदम ऊपर, ठीक। और एक तीसरी नंबर की एक और रेखा है जो ऊपर तो नहीं है बल्कि हमारे पास दो समांतर रेखाएं। इस तरह से हमारे पास हमारे पास A है, यह हमारे पास B है, और यह हमारे पास क्या है? C। ठीक है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हूं, अर्थात प्रतिच्छेद कर रही, एक दूसरे को क्या कर रही? काट रही। एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही। तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रतिच्छेदित रेखा, रेखाएं। बात समझ में? यहां पे समझिए, यहां पे दो रेखाएं एक आई के ऊपर खींची गई। कितनी रेखाएं? समझिएगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं पर हम समझ लीजिएगा। इस पर दो रेखाएं एक ही पर खींची गई। अब एक ही पर खींची गई है तो क्या यह दोनों एक दूसरे को काट रही हैं? लेकिन अलग भी तो नहीं है। तो हम इस रेखा को कहते हैं समपाती रेखा। क्या कहते हैं बाबू? समपाती रेखाएं, ठीक ना। तो समपाती रहने देते हैं, ठीक। और देखिएगा यहां पर भी दो रेखाएं, यहां पर भी कितनी रेखाएं? दो। यहां पर भी कितनी रेखाएं? लेकिन यहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं गई। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं गए, तब इसको हम कहेंगे दोनों रेखाओं एक दूसरे के ऊपर नहीं गए तो जो रेखा यहां से इतनी दूरी है ना, वही यहां की भी दूरी है। अर्थात दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगी नहीं। अर्थात ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। एक रहेगा तो रेखा, और एक से अधिक है तो तीन बातें आ गई बाबू। हम यहां पे लेते हैं, यह जो एक रेखा है वो किसी एक समीकरण के लिए होगी और दूसरी रेखा किसी एक समीकरण। हम इसके लिए अगर कोई समीकरण लिखना चाहे बाबू, जो समीकरण इस रूप में हो, तो कहेंगे इसके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर समीकरण नंबर 1 के लिए। लेकिन वहीं अगर इसे यहां लिखे तो a2x प्लस b2 प्लस बराबर एक रेखा के लिए a1 b1 और c1, दूसरी रेखा के लिए a2 b2 और
क्या यहां पर भी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। यहां पर भी इस रेखा के लिए A1 B1 C1 और इस रेखा के लिए A2 B2 और जहां पे A क्या है, प्रथम चर का गुणांक है, B क्या है, द्वितीय चर का गुणांक है, और C अपने आप में एक अचर पद। ठीक है, अब इनको मेरे बच्चों जब काटेगी एक दूसरे को तो हम ग्राफ बना के सवाल लगा के बता सकते हैं सर जी काट रही है तो कैसी है, प्रतिच्छेदित है। एक दूसरे के ऊपर जा रही है तो कैसी है, और मेरे बच्चों समांतर रेखाएं हैं जब एक दूसरे के बराबर चली जा रही हैं। लेकिन मेरे बच्चों बिना ग्राफ बनाए यह पता करने के लिए कि यह मेरे बच्चों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित, संपाती या समांतर, इसके लिए हमें एक चीज देखना पड़ेगा। हमारे पास पहली बात A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के अच्छा एक बात समझिए, जब A1 बटा के A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1 बटा के, यह A1 B1 क्या है, यक्स का जो पहला गुणांक है A है और Y का जो गुणांक है उसी को क्या कहेंगे, अर्थात अगर पहले समीकरण के लिए कहेंगे तो A1 और B1 और C1, दूसरे समीकरण के लिए A2 B2 और C2। यह तो बात समझ में आ गई कि अगर दोनों समीकरणों के अचर पद या जो गुणांक है A1 बटा के A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा के B2 ना, तो हम कह देंगे रेखा एक दूसरे को काटेगी, रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। आगे आइए, यहां पर भी A1 बटा के A2 है बराबर B1 बटा के B2, यहां पर भी A1 बटा के क्या है, A2 है बराबर B1 बटा के क्या है मेरे बच्चों, और जब दोनों में A1 बटा के A2 और B1 बटा के B2 है ना, तब हम किसकी बात करेंगे, C की। अब समझिए, अगर मेरे बच्चों यहां C1 बटा के भी क्या कर दिया जाए, तब मेरे बच्चों दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण के मान एकदम एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों समीकरण के मान एक दूसरे के क्या होंगे। लेकिन यहां पे मेरे बच्चों कहा जाए कि अब बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटा के, इस आधार पे मेरे बच्चों जब A1 बटा के A2 बराबर होगा B1 बटा के B2 के, लेकिन वो वाला बराबर नहीं होगा C1 बटा के C2 के, तब रेखाएं एक दूसरे के कैसी चली जाएंगी, समान, कैसी चली जाएंगी, अगर तीनों बराबर होंगे तो एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी, हाई एगो रेखा है इसके ऊपर से एगो रेखा खींची जाएगी, लेकिन C1 बटा के C2 बराबर नहीं तो एक दूसरे के ऐसे, और अगर पहला वाला ही बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे बाबू, यह रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। और समीकरण को हल करने की नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस पद में मान रखने की जरूरत है, काम हो जाएगा। अब अगर इनके हल के बात करें, इनके कितने आंसर्स हो सकते हैं, तो बात समझिए, अगर किसी एक स्थान पे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या कहेंगे, एक हल, क्या कहेंगे, एक हल मतलब उत्तर एकदम एगो आ जाएगा, उत्तर एगो आ जाएगा। यह भी मेरे बच्चों कहीं काट नहीं रही है, लेकिन एक बात सुनिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तो इन पर तो हम बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं, एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मारे मारे बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, और मारे मारे बिंदु बना सकते हैं तो जितने बिंदु होंगे उतने ही तो हल होंगे, तो इसके लिए कैसे हल होंगे बाबू, अनेक हल, कितने हल होंगे, और जब कहीं पर नहीं काट रहे हैं तो कोई हल होगा, तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, किताब में इसको लिखेगा अपरिमित हल, ठीक ना, कोई बात बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आई क्या, अगर मेरे बच्चों कोई हल है तब तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि तर्क संगत है, क्या कह देंगे, कोई तो आंसर देंगे ना, रेखा एक दूसरे को काट रहे तो कोई तो उत्तर मिलेगा हमें,
तो इसको कहेंगे तर्क संगत। इसको एक और भाषा लिखा गया है। अच्छा, यहां पर भी तो काट ही रही है बिंदु पर, चाहे मारे मारे बिंदु हो, इसके भी तो कोई ना कोई हल निकल ही जाएंगे। एक निकले, दो निकले, पांच निकले, तो यह भी तो हमारे पास तर्क संगत है कि नहीं तर्क संगत। लेकिन क्या मेरे बच्चों या कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या यह तर्क संगत होगा? क्या लिखेंगे? तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत नहीं है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई क्या? इतना नोट करिए, आगे चलते हैं ना। चलिए बच्चों ना, हमारे पास प्रश्न संख्या 2 दी है। कह रहा है कि अनुपातों A1 बटा के A2, B1 बटा के B2 और C1 बटा के C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेदित करती हैं, समांतर है या फिर समपाती। हमने इससे पहले आपको बता दिया है कि कब रेखाएं परिच्छेदित होती हैं, जब एक दूसरे को काटती हैं। कब रेखाएं समांतर होती है, जब एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और समपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। तो आइए समझते हैं। आपके साथ क्वेश्चन में सवाल कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर, और यह समीकरण नंबर क्या है हमारे पास? और इसी के साथ समीकरण 2 का दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यह समीकरण नंबर हमारे पास क्या है? अच्छा, यह प्रश्न संख्या 1 थी। प्रश्न संख्या दूसरी हमारे पास क्या है बाबू? 9x प्लस हाँ प्लस 12 बराबर, यह समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गया? और हमारे पास इसी के लिए दूसरा समीकरण क्या है? 18x प्लस 24 बराबर 0। यह समीकरण नंबर हमारे पास क्या है? और इसी के आधार पर तीसरा क्वेश्चन हम चलेंगे। 6x माइनस प्लस 10 बराबर, यह समीकरण नंबर। और इसी के लिए दूसरा समीकरण 2x y प्लस 9 बराबर समीकरण नंबर। हमने प्रश्न संख्या 2 के तीनों प्रश्न लिख लिए। इन तीनों प्रश्न के आधार पर हम यह देखेंगे कि रेखाएं परिच्छेदित करती हैं, समांतर है या फिर समपाती। अच्छा, ये इसको हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 के लिए जितनी भी चीजें होंगी वो 1 के रूप में होंगी, जैसे A1 B1 और C1। समीकरण 2 के लिए जितने भी पद होंगे वो 2 के रूप में होंगे, A2 B2 और C2। तो आइए पहले हम इसके लिए A1 B1 C1 और A2 B2 और क्या निकालते हैं, C2। समीकरण नंबर 1 के लिए x के पहले हमारे पास अगर तुलना करें, कहेंगे किससे तुलना करने पर? बस एक जगह पे लिख देता हूं सभी के लिए। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर नहीं लिखेंगे बाबू, 2 चर वाले समीकरण है, रैखिक है। by अब प्लस c बराबर क्या लिखेंगे, 0। से क्या करने पर? तुलना करने पर। बस एक ही बार लिखते हैं, बाकी समीकरण के लिए आप खुद लिखेंगे इस बात को। और जब हम इसकी तुलना करेंगे तो बताइए x के पहले क्या है, तो मतलब 5 हमारे पास a के बराबर हो गया। और समीकरण नंबर 1 के लिए इसलिए किसके बराबर लिखेंगे, a1 के। a1 बराबर क्या है बाबू? उसी तरह से b1 बराबर क्या है बाबू? अब b1 के जगह मतलब b बराबर माइनस का क्या दिया है, तो माइनस का क्या लिखेंगे। और c1 बराबर क्या लिखा है बाबू हमारे लिए, 8। c1 बराबर, उसी तरह से a2 बराबर क्या है दूसरे समीकरण के लिए, b2 बराबर क्या है, और हमारे पास c2 बराबर क्या है, माइनस का। हमारे पास पहले
क्वेश्चन के लिए दूसरे के लिए A1 B1 C1 का मान निकाल लिया पहले समीकरण के लिए, A2 B2 और C2 का मान निकाल लिया किस समीकरण के लिए, दूसरे। अब यहां से हम बटा के रूप में करके देखेंगे क्या कहता है, A1 बटा के B1 बटा के C1 बटा के, पहले रखिए A1 बटा के A2 मतलब 5 बटा के 5 बटा के, दूसरा रखिए B1 बटा के B2 मतलब माइनस का 4 बटा के क्या चीज। अच्छा चेक करिए क्या यह दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्या, क्या यह वाला पद इस वाले पद के बराबर है, कहेंगे सर जी बराबर नहीं। बराबर है क्या बाबू, यह 5 बटा के 7 है और यह 4 बटा के क्या है 6। इसको काट के अगर हम छोटे रूप में लिखे तो 2 बटा के क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 2 बटा के 3, तो भी इसके बराबर नहीं होगा। मतलब यह किसको निरूपित करता है, तो कहेंगे सर जी A1 बटा के A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा के। बराबर है क्या, अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं बताइए, A1 बटा के A2 बराबर नहीं है B1 बटा के B2 के। तो अभी हमने कहा कि जब ऐसा होगा तो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, काटेंगे। और काटने का मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, तो अगर काटने का मतलब प्रतिच्छेद करें तो कहेंगे कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या हमने इसका आंसर निकाल लिया, बस इतना ही तो करना है। बात समझ में आई क्या, आपने पहले समीकरण के लिए इसको A1 माना, इसको B1 और इसको क्या माना C1, दूसरे समीकरण के लिए इसको A2 माना, इसको B2 और इसको क्या माना C2, और एक दूसरे के बटा के रूप में लिख दिया, मतलब A1 बटा के मतलब 5 बटा के, B1 बटा के B2 मतलब 4 बटा के 6। हम C1 बटा के C2 का ही नहीं किए क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहा था कि जब A1 बटा के A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा के B2 के, A1 बटा के A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1 बटा के B2 के, तो इसका मतलब कह देगा कि रेखाएं परिच्छेदित है, हमें C1 बटा के C2 ज्ञात करने की जरूरत। बात समझ में आई क्या, अगला इसी तरह से हमारे पास सवाल है, अगर इसके लिए हम बात करें बच्चों, ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो सेम काम वही करेंगे, क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने, a बराबर हमारे पास A1 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, B1 बराबर क्या आ जाएगा बताइए 3, और C1 बराबर क्या आ जाएगा, उसी तरह से A2 बराबर क्या आ जाएगा, B2 बराबर क्या आ जाएगा, और C2 बराबर क्या आ जाएगा, आ गया। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे A1 बटा के A2 मतलब 9 बटा के 9 बटा के, B1 बटा के B2 मतलब 3 बटा के, और C1 बटा के C2 मतलब 12 बटा के। क्या है तीनों एक दूसरे के बराबर अभी तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है काट के छोटा करें तो हो जाए बराबर। तो आइए काटे, देखिए 9 एक का 9 दूना के, 3 एक का 3 दूना के, 12 एक का 12 दूना के, आखिरकार यह 1 बटा के क्या बन गया, ये अभी बन गया 1 बटा के, और ये अभी बन गया 1 बटा के। क्या तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो क्या नियम हो गया, नियम कह दिया यहाँ पे कि कह रहा है कि A1 बटा के बराबर है B1 बटा के, और ये अभी बराबर है C1 बटा के, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, और जब तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी बाबू तो रेखाएं कैसी होंगी, कैसी रेखाएं, अतः यह रेखा कैसी है, समपाती रेखाएं। कोई दिक्कत है बाबू क्या, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत। तीसरे समीकरण के लिए अगर हम मेरे बच्चों जाएं तो पुनः वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी से क्या करें तुलना। तो अब यहां पे देखेंगे बाबू A1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, B1 बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस का, और C1 बराबर क्या आ गया, C1 बराबर, उसी तरह से A2 बराबर क्या आ गया, B2 बराबर क्या आ गया। अब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, क्योंकि किसी चर पद के गुणांक अगर कोई नहीं हो तो कम से कम उसमें एक का तो गुणा हो ही रहा होगा, अगर एक का गुणा नहीं होता तो हम उसको 0 मान लेते, तो कम से कम एक का गुणा हो रहा है इसमें, अर्थात हम यहाँ पे माइनस का क्या मानेंगे, इसके आगे माइनस है तो हम माइनस को लेंगे, माइनस का 1,
और उसी तरह से मेरे बच्चों C बराबर क्या दिया है, C2 बराबर, C2 बराबर क्या दिया है 9। आइए देखते हैं, हम लिखते हैं A1 बटा के A2 मतलब 6 बटा के 2, B1 बटा के B2 मतलब क्या लिखते हैं -3 बटा माइनस का, और C1 बटा के C2 क्या लिखते हैं 10 बटे के। अच्छा एक बात बताइए, यह 2 से कटा, 2 एक कम 2 2 त्याई, यह भी एक कम है 1 1 त्याई, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां तो आ गया 3 और यहां बराबर भी क्या आ गया, लेकिन यहां देखिए ये वाला बराबर है क्या, यहाँ तो 10 बटा के क्या है 9, कटेगा क्या एक दूसरे से, नहीं कटेगा। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बराबर है A1 बटा के, बराबर है B1 बटा के, और ये अभी बराबर है C1 बटा के, बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है, बराबर। अर्थात हमने कहा था कि जब B1 बटा के B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा के C2 के, तब ऐसे में रेखाएं कैसी होंगी बता दीजिए, समांतर, ठीक है ना, यही ज्ञात करना था हमें, समांतर है। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न संख्या दूसरे के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, ठीक है। आइए मेरे बच्चों बात समझिए, दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता नहीं रहे हैं ना, बस यहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन इसी सवाल के आधार पे समझा रहे हैं, ठीक ना। अब आपको 3 बातें दूसरी देखनी है, कौन कौन सी, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं और यहीं पे लिखते हैं ना। पहली चीज क्या है बाबू, संगत, क्या है संगत, और दूसरी चीज क्या है असंगत, पहली संगत और दूसरी असंगत। पहचानना है कि कौन से सवाल के आंसर क्या है संगत है मतलब निकालने योग्य है, और कौन से क्वेश्चन के आंसर्स निकालने योग्य नहीं है, मतलब ग्राफ पे उसके आंसर्स आएंगे नहीं। समझ में आई बातें, तो बात समझिए, यदि रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेद, या फिर रेखाएं कैसी होंगी, तो इन दोनों के लिए जो हमारे पास आंसर्स आएंगे ना दूसरे तीसरे क्वेश्चन के लिए, वो कैसे होंगे आंसर्स में संगत। मतलब अगर यहां पे लिख दें थोड़ा सा A1 बटा के A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा के, या फिर दूसरा हम कह दें यहां पे देखिएगा A1 बटा के A2 बराबर होगा B1 बटा के, और यह भी बराबर होगा C1 बटा के, तब रेखाएं कैसी होंगी, तो आंसर्स कैसे होंगे संगत, आंसर्स कैसे होंगे, और इसके लिए रेखाएं परिच्छेदित और इसके लिए कैसी होंगी संपाती, इसके लिए परिच्छेदित और इसके लिए संपाती। लेकिन यदि आपके पास असंगत आना है उत्तर, क्या आना है असंगत, तब मेरे बच्चों एक ही आपके पास उत्तर होगा A1 बटा के, बराबर तो होगा B1 बटा के B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होगा C1 बटा के। तब मेरे बच्चों इसका मतलब मेरे बच्चों सवाल में रेखाएं कैसी होंगी समान, और मेरे बच्चों उत्तर क्या होंगे असंगत, मतलब कोई हल नहीं, ठीक ना, ग्राफ पे इसके कोई हल दिखेंगे हमें, बात समझ में। तो आपके लिए प्रश्न संख्या 3 को स्वयं हल करना है, बस सेम सेम यही काम करना है। अगर परिच्छेदित रेखाएं आएंगी तो क्या कहेंगे संगत है, अगर मेरे बच्चों संपाती रेखाएं आई तो भी क्या कहेंगे संगत है, लेकिन मेरे बच्चों अगर रेखाएं कहीं समांतर हो गई तो क्या कह देंगे असंगत। बस इतना ही करना है, काम यही तुलना करके करना है, बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन के लिए भी काम क्या करना है, तुलना ही करना है, बस सवाल में यह पता करना है संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत, बात समझ में आई क्या। तो अभी आप लोगों के पास ग्रुप में चले जाएंगे मैसेज क्वेश्चन के, जिनके पास किताबें नहीं, जैसे मान लीजिए कि जिनके पास भी ना हो तो सवाल को लगा के आएंगे, ठीक है।